अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म फिल चल रहा है और आपके पास 3 से 4 दिन का वक्फ़ा जो है तो बचा हुआ है। यानी कि आज 27 तारीख है और जो है तो 28, 29 और 30 मतलब 3 दिन का वक्फ़ा हमारे पास है। अगर किसी ने फॉर्म अभी तक फ़िल नहीं किया है तो 2 दिन के अंदर जो है तो वो फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि लास्ट डेट में होता यूँ है कि वेबसाइट हैंग चलती है और जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा या फिर कोई भी इशू आ सकता है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें। और रही बात सीटेट की, तो सीटेट से मुतालिक भी इंशाल्लाह क्लासेस हमारी होंगी और जिसने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी जो है तो जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें और पढ़ाई में लग जाए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम महा टीटी 2024 से मुतालिक माहौलियाती मुताले की 5वीं क्लास हमारी रहेंगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इससे पहले गुज़िश्ता हम 4 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन 11 टॉपिक पर जो है तो डिस्कस किया है। और आज के इस सेशन में हम 12वां टॉपिक देखेंगे और इंशाल्लाह कल यानी कि शनिचर के रोज़ बरोज़ शनिचर शाम में 9 बजे की बात, मतलब 9 बजे इंशाल्लाह आपके रूबरू लाइव आने की हम कोशिश करेंगे। और आपके जो भी सवालात रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे सीटेट और टीटी से मुतालिक, आप कर सकते हो। तो दोस्तों, कल 9 बजे आप तमाम रेडी रहिए। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो टीटी और सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत, गुज़िश्ता हम जो है तो तमाम चीज़ें डिटेल डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि सर आप 10वीं तक की कवर करवाएंगे क्या, मतलब 10वीं तक जो है तो आप ये टॉपिक मतलब जैसे कि कंटिन्यू करवाएंगे क्या। तो दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत कम है और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमें सेशन जो है तो लेना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे ईवीएस और तारीख़ जुग्राफिया वगैरह के, तो वो हम जो है तो इसमें देख लेंगे। तो हम डायरेक्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पॉइंट पर जो है तो चलेंगे। जैसे कि हमें भूख क्यों लगती है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें जो तो बतलाई गई हैं। और बताओ तो भला वगैरह, जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ, तो अब ये चीज़ जो है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगी। जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ। अब नया लफ्ज़ सीखो, खल्ली ढेप किसे कहते हैं। तो तिल, मूंगफली के दाने, बनोला ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोखर खल्ली या ढेप कहलाता है, जिसे आम ज़बान में सर की पेंड वगैरह भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है तो एक गाय बताई गई है और उसके सामने जो है तो एक टोकरा रखा है और उसमें ये पेंड खल्ली वगैरह जो है तो वो खा रही है। तो इस तरीके से है। उसके बाद है तख़मीर शुदा ग़िज़ा। तख़मीर शुदा ग़िज़ा यानी आमबोन जिसे कहेंगे, गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खल्ली को पानी में मिलाकर उन आमेज़े की तख़मीर करके तैयार की जाने वाली शय, जिसे तख़मीर शुदा ग़िज़ा कहते हैं। हर जानदार को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो खिलाते ही है, लेकिन तख़मीर शुदा ग़िज़ा और खल्ली भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगवे हुए चने यानी कि भिगोए हुए चने भी देते हैं भिगोकर। नेक्स्ट है बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती है। बिल्लियाँ दूध शौक़ से पीती है, लेकिन उन्हें चूहे भी उतने ही पसंद है। बिल्लियाँ चिड़िया, कबूतर और फाख्ते को मारकर खाती है। कुत्ते को अपनी चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन मतलब कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग उन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना, भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर खरीफ के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान
पहुंचाते हैं। जंगल में शेर बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुज़रते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मार कर खाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियाँ उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट है, आओ दिमाग पर जोर दें। परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसल तैयार होते ही उसमें दाने भरने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इसी वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं? इंसान की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। मुर्गियाँ कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवरों को गोश्त खाते हैं और कुछ परिंदे दरख्तों के पत्ते खाते हैं। कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे? तो इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बतलाया गया है कि खटमल इंसान का खून चूसता है और गूचड़ जानवरों का खून चूसती है। छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें मालूम है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए। मच्छर की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। नेक्स्ट है, नबातात की ग़िज़ा। तो नबातात की ग़िज़ा क्या, उसके ऊपर जो है तो हम देखेंगे कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी और नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें खुद का फील कहते हैं। तो यहाँ पर है, नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में इधर उधर नहीं जा सकती। उन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होंगी? नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात की जड़ें ज़मीन में पानी जज़्ब करती है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है। पत्ते पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आँखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, हमने क्या सीखा? तो ये लास्ट पॉइंट रहेगा इस सबक का, इस टॉपिक का, कि जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है और जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली चीज़ की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। मुख्तलिफ़ जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास और पत्ते भी खाते हैं। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं, तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर कर खाते हैं। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और उन्हें खुद कफ़ील कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें कि नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। मतलब नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी खुराक। तो खुराक से मुराद यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको जो तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तो नया लफ्ज़ दिया गया है, खुराक से क्या मुराद है। तो रोज़ाना 2 वक्त के खाने में हम कुछ ग़िज़ाई अशिया खाते हैं।
इसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। हम दूध, चाय, काफ़ी, शरबत जैसे मशरूबात भी दिन भर में पीते हैं। दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात हमारे पेट में जाते हैं उन सब को मिलाकर खुराक कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जो है तो खुराक कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो है तो यहाँ पर पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है, खुराक कम या ज़्यादा क्यों होती है। कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लगती है तब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, इस दिन हमारी खुराक ज़्यादा होती है। कभी भूख कम रहती है तब हम कम खाना खाते हैं, उस दिन हमारी खुराक कम होती है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है तो जैसे कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा भूख लगती है, क्यों। आपा जवान है इसलिए उसकी खुराक ज़्यादा है, इसके बरखिलाफ़ दादी बूढ़ी है इसलिए उन्हें भूख कम लगती है, उनकी खुराक कम है। नेक्स्ट है, कुछ काम करते वक्त जिस्म की हरकत बहुत ज़्यादा और तेज़ होती है, जिस्म को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे काम जिस्मानी काम कहलाते हैं। जिस्मानी काम करने से खूब भूख लगती है। नेक्स्ट है, कुछ काम एक जगह बैठकर किए जाते हैं, वो करते हुए जिस्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे कामों को बैठकर करने वाले काम कहते हैं। बैठकर करने वालों को की भूख कम होती है। नेक्स्ट है, जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है कि पानी भरना, कपड़े धोना, घर की झाड़ू पोछा करना जिस्मानी काम है। ये काम करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे काम करने वाला मर्द हो या औरत, उनको मुनासिब मक़दार में ग़िज़ा मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें मालूम है नशोनुमा के दौरान जिस्म के बढ़ने की रफ़्तार तेज़ होती है, इसलिए लड़कों और लड़कियों को काफ़ी मक़दार में ग़िज़ा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, बताओ तो भला वगैरह। उसके नीचे जो है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम कि ग़िज़ाई अशिया में तनाव यानी फ़र्क। ग़िज़ाई अशिया में तनाव यानी कि भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं, इससे मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तब ही खुराक के बारे में मालूमात पूरी होंगी। मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। एक घर में रोज़ एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा, ये खाना बेज़ारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोग खाने में चावल ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होती है वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। कुछ इलाकों में गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं, उन इलाकों में गेहूँ की चपाती खाते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए कोकन के लोगों की खुराक में मछली ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये साहब मछलियाँ पकड़ रहे हैं और यहाँ पर जो है तो ये बेच रही है। नेक्स्ट है, साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरकारियाँ और फल अलग अलग वक्तों में मिलते हैं, इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ़ होती है। कोई तक़रीब हो तो कुछ मुख्तलिफ़ खाने पकाते हैं, त्योहारों में मीठे पकवान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो कौन सी बात का जो है तो हमें ख्याल रखना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है तो अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल करना पड़ता है, इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अख़वा निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्ज़ियाँ ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी शामिल कर लेना चाहिए। अखबार या टीवी पर ठंडे मशरूबात के काफ़ी इश्तिहारात होते हैं, यानी कि एडवर्टाइज जो तो होती है ठंडे मशरूबात की। कई ग़िज़ाई अशिया के भी इश्तिहारात होते हैं। दिल चाहता है कि ये अशिया ख़रीदें। ये अशिया मज़ेदार होती है, खूबसूरत पैकिंग मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। इसके अलावा वो बहुत महंगी होती है। हमने क्या सीखा।
दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती है उन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात है। मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। खुराक में मुख्तलिफ़ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। इश्तिहारात में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही हो ऐसा नहीं है, इसे हमेशा जहन में रखें। सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखें और उसके साथ साथ जो है तो एक्सरसाइज पर भी फोकस कीजिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे, आओ बावर्ची खाना चलें। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पकवान किस तरह बनाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लज्जत में फ़र्क महसूस करो, तो ये हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीके। नया लफ्ज़, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एहतराक पज़ीर अशिया, जो शे जल सकती है उसे एहतराक पज़ीर शे कहते हैं। काफूर ख़ुद जलता है, इसलिए ये एक एहतराक पज़ीर शे है। पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो एहतराक पज़ीर शे नहीं है। ईंधन से क्या मुराद है, तो ईंधन हरारत हासिल करने के लिए जो एहतराक पज़ीर शे आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है उसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। सभी एहतराक पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती है और उनके जलने से काफ़ी मकदार में हरारत पैदा होती है, उन्हें ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है तो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, गैस और चूल्हा। इस तरीके से हमने क्या सीखा, हम इम्पोर्टेंट जो है तो पॉइंट लेते हुए इस तीसरी की जो जमात की किताब है इसे हम आज ही इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त उन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हज़म होती है और मज़ेदार भी होती है। उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना ये हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कचूमर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बग़ैर भी तैयार करते हैं। ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इंगेटियाँ इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है, इसे हमेशा जहन में रखें। लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों का नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जिस्म। तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्जिश से मुतालिक जो है तो दिया हुआ है। तो जिस्म की बनावट किस तरीके से है, ये जो है तो यहाँ पर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है तो किताबें किस तरीके से डाउनलोड करना है, बाल भारती की पूरे सब्जेक्ट की किताबें पहली जमात से लेकर तो 12वीं जमात तक के जो तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो और लिंक दी गई है, आप वीडियो देखिए किस तरीके से डाउनलोड करना है और जो तो लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड करके बआसानी जो तो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो नया लफ्ज़ देखेंगे, उज़ू किसे कहते हैं। मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाले जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पैर हमारे उज़ू है। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल होता है, इसलिए कान हमारे उज़ू है। बैरूनी आज़ा, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्से आज़ा भी कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर हमारे आज़ा है, वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, यानी वो बैरूनी आज़ा है। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर जिस्म की हरकत वगैरह आओ ये करके देखें, और हाथ, पैर, कमर वगैरह जो है तो दिया गया है, आओ ये करके देखें। उसके बाद क्या करेंगे भला, आओ दिमाग पर ज़ोर दे। मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। तो हमने क्या सीखा, ये इम्पोर्टेंट जो है तो चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट ही हमें जो है तो लेना है और जल्द से जल्द किताबों को इख्तिताम करना है, ख़त्म करना है, ताकि तमाम जो चीज़ें हमारे सामने आ सके कि सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है।
सर हाथ पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। हाथ कंधे के ज़रिए और पैर कोहले के ज़रिए धड़ से जुड़े हुए होते हैं। जिस्म मखसूस मकामात पर मुड़ सकता है, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। इसे हमेशा जहन में रखें। हमको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्से अज़ा। हिस्से अज़ा से क्या मुराद है? तो हिस्से अज़ा जो तो पाँच है। सबसे पहले उसके ताल्लुक़ से हम देखेंगे हिस्से अज़ा आसपास की मालूमात देने वाले उज़ू। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्से अज़ा है। पाँच है आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्से अज़ा जो है तो पाँच है। तस्वुर करो तो इस तरीके से यहाँ पर जो दिया गया है। हर एक जो है तो अज़ा के ज़रिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है और कुछ चीज़ें जो है तो बताई गई यहाँ पर। तो हमें ये तमाम नहीं बल्कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, क्या तुम्हें मालूम है वगैरह, तो ये तमाम चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रहने वाली अरुणिमा एक 22 साल की लड़की थी। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र करते वक्त चोरों से उसकी हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में वो डब्बे से बाहर गिर गई। बाजू की पटरी पर से दूसरी गाड़ी गुज़र रही थी। अरुणिमा उस गाड़ी के नीचे आ गई और उसे गहरे ज़ख्म आए। डॉक्टर ने उसकी जान बचाई, लेकिन उन्हें अरुणिमा का जो तो एक पैर काटना पड़ा वो लड़की का। अस्पताल में अरुणिमा को कई लोग मिलने आते थे। हर कोई ये सोचता कि आगे इसका क्या होगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसे बिल्कुल मायूस नहीं होना है। ऐसा कुछ करके दिखाना है कि लोग उसे लाचार न समझे। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने उसे मसनूई पैर लगाया। नए पैर की आदत होते ही उसने कोहे पैमा की तरबियत लेना शुरू की। हादसे के सिर्फ 2 साल में ही उसने हिमालय की एक चोटी सर की। इसके बाद अगले ही साल उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी सर की, यानी कि वहाँ पर गई। अरुणिमा की इस कहानी से क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को जो है तो क्या कहेंगे, उसको मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम सीटेट में फेल भी अगर हुए 1 से 2 मरतबा तो हमें दोस्तों मायूस नहीं होना है, और टीटी में भी अगर हुए तो हमको मायूस नहीं होना है, बल्कि मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत जो है तो शर्त है, और जितनी बार जो है तो हम मेहनत करेंगे तजुर्बे उतने हमारे हासिल होंगे, और एक वक्त आएगा कि कामयाबी जो है तो हमें हासिल होंगी। नेक्स्ट है, हमने क्या सीखा? तो हमें बिल्कुल भी जो है तो मायूस नहीं होना है। हिस्से अज़ा की वजह से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे 5 हिस्से अज़ा हैं। आँखों की वजह से हम देख सकते हैं, कान की वजह से सुन सकते हैं, नाक के ज़रिए बू सूंघ सकते हैं, ज़बान की वजह से हम जायका जान सकते हैं, और जिल्द के ज़रिए लम्स का एहसास होता है। काम करते वक्त हरकत में तालमेल रहना ज़रूरी है। तालमेल ना हो तो गलतियाँ होती हैं। किसी उज़्व में नुक्स हो तो काम करने में मुश्किल पेश आती है। मुश्किलात के सबब मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे हमेशा जहन में रखें। किसी उज़्व में नुक्स हो तब भी हम राह निकाल सकते हैं, यानी कि राह निकाल सकते, रास्ता जो है तो निकाल सकते, दूसरे तरीके से अपने काम अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद है मजबूत दांत, सेहतमंद जिस्म। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे कि दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर जो है तो 3-4 चीज़ें आपको बतलाई गई है, मंजन वगैरह, उसमें मिसवाक भी बतलाई गई है। नेक्स्ट है,
खाने से पहले हाथ धोए, और इसलिए खाने से पहले हाथ साफ धोए, ये तमाम चीज़ें दी गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या तुम्हें मालूम है, कई खराश लगे, ज़ख्म हो जाए तो कई लोग उस पर गीली मिट्टी लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे ज़ख्म सड़ सकता है, ज़ख्म में पीप भर सकता है। नेक्स्ट, जिस्म की सफाई और सही मायनों में जो है तो ये देखेंगे, सही मायनों में समझदार कौन, सुबह सोकर उठने के बाद सब दांत मांजकर मुंह धोते हैं, लेकिन सोने से पहले भी जो याद से दांत मांजकर धोते हैं वो सही मायनों में समझदार है। खाना खाने के बाद सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाने से पहले भी जो याद से हाथ धोते हैं वो सही मायनों में समझदार है। हमने क्या सीखा, ये चीज़ें हम देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, वो 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं उन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा दांत नहीं निकलते, इसलिए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते और काम करते वक्त हाथ गंदे होते हैं, खाते वक्त यही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब होता है। इसलिए हाथ साफ धोकर खाना खाना चाहिए। खाना खाए बाल, नाखून और इससे अज़ा को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसे हमेशा ज़हन में रखें कि हमारे जिस्म की सफाई हमें ही करना चाहिए। उसके बाद है मेरा ख़ानदान। मेरे ख़ानदान से मुताल्लिक़ जो है तो यहाँ पर छोटा ख़ानदान, तौसीक़ ख़ानदान और शजरे नसब दिया गया है, और ख़ानदान निज़ाम में तब्दीली जो है तो यहाँ पर बतलाई गई है। तो दोस्तों हम डायरेक्टली आ गए हैं कि इसे हमेशा जहन में रखें कि घर का गीला और खुश्क कचरा अलग करो, उस 2 अलग अलग टोकरों में उसे डालो। गीले कचरे से खाद तैयार की जा सकती है, सूखे कचरे से ग़िज़ा, शीशा और टीन अलग किए जा सकते हैं। इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम्हें मालूम है, मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसी तरह कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। ये चीज़ें ख़राब हो जाए तो हमें हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। इन बेकार चीज़ों का जो कचरा जमा होता है उसे ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा ठिकाने में लगाना एक बड़ा मसला है। क्या तुम्हें मालूम है, महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमात हैं। ज़िला थाना में वारली नामी आदिवासी जमात है। ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में ये लोग कोली भाजी यानी नरम सब्ज़ी, कौली भाजी से कहेंगे, नरम सब्ज़ी नामी एक ख़ानदानी त्यौहार मनाते हैं। कोली जंगली नबातात की एक किस्म है जिसे सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। ख़ानदानों के लोग आसपास के इलाके से ताज़ा नरम कोली जमा करके लाते हैं। सब्ज़ी पकाकर ख़ानदान के सब लोग मिलकर खाते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें मालूम है, मकर संक्रांति सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक अहम फसल है। सर्दी के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद है। हमने क्या सीखा, ख़ानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। छोटा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान और तौसीक़ ख़ानदान, ये ख़ानदान की किस्में हैं। कई नस्लों का शजर नस्ब तैयार किया जा सकता है। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। अपना घर और आसपास के इलाके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से मुताल्लिक़ रखते हैं। त्यौहार तकरीब से लोगों में इत्तेहाद का जज्बा पैदा होता है, बढ़ता है। त्यौहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आसपास में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे मुल्क में किसी ज़माने में
तलबा इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे। चंद बरसों तक वहाँ रहकर तालीम हासिल करते थे। इसके बाद के ज़माने में गांव में एक उस्ताद और अलग अलग उम्र के तलबा जमा होकर उस्ताद से तालीम हासिल करते थे। तलबा ज़मीन पर अल्फाज और हिंद से लिख कर सीखते। इस ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज न था। तालीम का मौजूदा तरीका अंग्रेज़ों ने शुरू किया, यानी कि ये भी जो तरीका यानी कि जो तालीम का तरीका है तो ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया है। इसके बाद महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उसके बाद उन्होंने पूना में लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की। इनके साथ इस अमल में फ़ातिमा शेख भी शामिल थी और उनके भाई उस्मान शेख ने अपना घर इस मकसद के लिए महात्मा फुले को वक्फ़ कर दिया था। यानी कि लड़कियों की तालीम के लिए जो है तो फ़ातिमा शेख का जो भाई था जिसका नाम उस्मान शेख था, तो उन्होंने अपना घर लड़कियों की तालीम के लिए जो है तो वक्फ़ कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों स्कूली निज़ाम में तब्दीली। तो यहाँ पर जो है तो ये तीन आपको यहाँ पर जो है तो नज़र आ रहे 3-4 लोग, 6 है तकरीबन 9 है। तो यहाँ पर जो है तो महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद ख़ान जी, उसके बाद जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फ़ातिमा शेख और हकीम अब्दुल हमीद। इस तरीके से ये तमाम जो है तो जिन्होंने तालीम पर फोकस किया था उस ज़माने में। क्या तुम्हें मालूम है कि सावित्रीबाई फुले के स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत उसे देखने के लिए कई लोग जमा हुए। पहले नंबर से कामयाब होने वाले लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो उसने कहा मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए और लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने तलबा और तालिबात को ज़राअत और तकनीकी तालीम देने का इंतज़ाम किया था। राष्ट्रगीत जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने बंगाल में वाक़े बोलपुर में एक स्कूल शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते हुए परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ पुरसुकून माहौल, ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा, मोटरों की आवाज़ें, ना टांगों की खड़खड़ाहट, दरख्तों के साए में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता था। दस्तकारी और पेशा वाराना कारीगिरी की भी तालीम दी जाती थी। तलबा अपने तौर पर ज़िम्मेदार तैयार करते थे, गीत गाते, नाचते और उसी के साथ नए नए मज़ामीन भी सीखते। इस स्कूल में दीगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। टैगोर ने 1913 में नोबेल इनाम मिला, मतलब टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ जो है तो मिला। इस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दे दी। तालीम से मुतालिक महात्मा गांधी के ख़यालात बहुत अहम है। उन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बात के ज़रिए तालीम हासिल करने पर ज़ोर दिया था। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तक़र्रुर किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में भी उनका बहुत अहम रोल है। निसाब में साइंस और तकनीकी उलूम को शामिल करने के वो ज़बरदस्त हामी थे। हर साल उनके यौम पैदाइश 11 नवंबर के मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर मबनी जो है तो इनके ताल्लुक़ से एक क्वेश्चन आया था कि यौम तालीम कब मनाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में जो है तो बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर वगैरह। तो उसका जो राइट आंसर था वो है 11 नवंबर। तो इस बात का आप ख्याल रखें, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए और ये क्वेश्चन गुज़िश्ता आ चुका है, इसे हमेशा जहन में रखें। बाज़ स्कूलों में हर जमात की 2 या 3 तलबा स्कूल ख़त्म होने के बाद बारी बारी से अपने जमात की सफाई करते हैं। इससे उनमें ख़ुद मेहनत करने की आदत पड़ती है। स्कूल और अपनी जमात से अपनायत का जज्बा पैदा होता है। क्या तुम्हारे स्कूल में इस
किस्म का इंतज़ाम है, ना हो तो जमात की सफाई के लिए महीना भर का टाइम टेबल तैयार करो। इसमें तमाम तलबा को शामिल करो। सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जमात को रोलिंग ट्रॉफ़ी या तौसीफ़ी सनद दी जाए। क्या तुम्हें मालूम है 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों से कारखानों, कानों या दूसरी ख़तरनाक जगहों पर काम लेना पाबंदी है। साल 2006 के इस्तेसाल की मुखालिफत के हक़ में साल 2006 के इस्तेसाल की मुखालिफत के हक़ की तौसी करते हुए बच्चा मज़दूरी कानून की ओर से जुर्म करार दिया गया है। तो ये चीज़ें हमको जो है तो मालूम होना चाहिए। आरटी के ताल्लुक़ से हमको मालूम होना चाहिए कि हमने क्या सीखा, वो हम देखेंगे। तो ज़ाती और उमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। हम सबको स्कूल पसंद है। इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें अपने मसाइल और तकरार को पुरअमन तरीके से सुलझाना चाहिए। हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी से मुताबिक जो तो हम देखने वाले हैं, आप उसमें एक दूसरे पर मुनहसर इज्तिमाई ज़िंदगी जो है तो उसके ताल्लुक़ से दिया हुआ है। उसके बाद जो है तो इज्तिमाई ज़िंदगी के कुछ उसूल बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है, इसे हमेशा ज़हन में रखें। एक दूसरों की मदद करें, सब इख्तियार करें अच्छा रास्ता। संत तुकाराम का ये कोटेशन है। उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भेदभाव में कमी होती है। तुम्हारी क्या राय है? यहाँ पर जो है तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। हमने क्या सीखा? इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती है। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की ज़रूरत होती है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर जो है तो 21 नंबर का टॉपिक है इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात, जिसे अवामी इंतज़ामात और सहूलतें कहेंगे। मकामी हुकूमत और गांव में सहूलतें, ये चीज़ जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे। क्या तुम्हें मालूम है हर गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है। 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। उस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थी। ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत के क़याम के लिए गांव की आबादी 500 तक होना ज़रूरी है। 500 से कम आबादी वाले 2-3 गांव की एक मुश्तरका ग्राम पंचायत बनाई जाती है। क्या तुम्हें मालूम है तकरीबन 400 साल पहले डाक का इंतज़ाम नीचे दिए गए हुए तरीके से चलता था। गोलकुंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वह दूसरा हरकारा उसे ले जाने के लिए तैयार रहता था। वो उसे लेकर फ़ौरन उसके आगे की झोपड़ी में डाल आता। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतज़ाम ही डाक का निज़ाम कहलाता है। उसके बाद है, क्या करेंगे भला? नल की टूटी ना हो तो पानी ज़ाया होता है। ये चीज़ यहाँ पर जो थी इम्पोर्टेंट है। हमने क्या सीखा कि अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात। नेक्स्ट है गाँव के इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है। शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है और बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका कॉरपोरेशन हुआ करती है। अवामी खिदमत और सहूलतों का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। उसके बाद है,
बैंक में रुपया महफूज रहता है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह ख़त भेज सकते हैं। लोगों के ताउन से कायम किए गए इदारे इमदाद बहामी इदारे कहलाते हैं। हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है? यहाँ पर जो तो हम पेशों किस्में देखते हैं, 4 तरीके के पेशे हैं। सबसे पहले तो फितरत पर मुनासिर पेशे, मसलन खेती, माहीगिरी वगैरह। सनतें जैसे मसलन मोटर कार तैयार करना, बर्तन बनाना, कपड़े तैयार करना वगैरह। तिजारत यानी मसलन दुकानदार, बाज़ार वगैरह। और लास्ट है खिदमत मुहैया करना, मसलन बैंक, उस्ताद, मौलिम, डॉक्टर, टीचर वगैरह। नेक्स्ट है ज़रात की अहमियत और ज़रात के जो तो ये बतलाए गए यहाँ पर। और उसके बाद है क्या तुम मालूम है कि बहुत पहले इंसान ज़रात करना नहीं जानता था। इंसान अनाज की तलाश में भटकता फिरता था। वो शिकार कर लेता, फिर फल और ज़मीन पर उगने वाली जड़ें खाना खाकर गुजारता। जब उसे ज़रात करने का तरीका मालूम हुआ तब उसे एक ही जगह अनाज मिलने लगा। अनाज के लिए भटकते फिरने की ज़रूरत नहीं रही। वक्त की भी बचत हो गई। इसी से नई ईजादात हुई और कई सनतें वजूद में आईं। उसके बाद है इसे हमेशा जहन में रखें। इंसानों ने कई पेशे अपनाए, लेकिन उन पेशों के लिए ज़रूरी सामान उसे खुदरत ही के ज़रिए हासिल होता है। खुदरत तमाम जानदारों की ज़रूरत पूरी करती है। खुदरत का एहतराम करो। उसके बाद हमने क्या सीखा, और उससे पहले असातिज़ा के लिए जो है तो चंद बातें यहाँ पर बतलाई है। क्या क्या है वो देख लेते हैं हम कि मकामी कारागिरों से तलबा की मुलाकात करवाने में मदद करें। हमारी और तमाम जानदारों की ज़रूरतें खुदरत ही पूरी करती है, इसलिए तलबा के दिलों में खुदरत के एहतराम का जज्बा परवान चढ़ाने की कोशिश करें। हमने क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि इंसान की ज़रूरियात के सबब सनतें और पेशे वजूद में आए। नेक्स्ट है सनतों और पेशों की किस्में। नेक्स्ट है ज़राअत की अहमियत। सनत यानी क्या, ज़िले की सनतों के बारे में मालूमात दी गई है। उसके बाद है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चे की नशोनुमा के ताल्लुक़ से यहाँ पर बातें बतलाई गई है। उसके बाद क्या तुम्हें मालूम है, ये देखेंगे। बच्चा बड़ा होने पर उसे बीमारियाँ हो सकती है। बीमारियाँ ना हो इसलिए टीके दिए जाते हैं। टीके यानी डोज जिसे कहते हैं। बच्चे की उम्र के लिहाज से कौन सा टीका कब देना है ये मुकर्रर होता है, इसलिए हर बच्चे को टीका देना ज़रूरी है। नबातात की नशोनुमा, नया लफ्ज़ हम यहाँ पर देखेंगे। बीज की उपज यानी नबातात के बीजों में अखवा मोल निकलता है। आगे चलकर यही अखवा जड़ बन जाता है। अखवा निकलने को बीज की उपज कहते हैं। हमने क्या सीखा ये जो तो हम देखेंगे। बच्चे की नशोनुमा के कुछ मख़सूस मराहल होते हैं। उम्र के 18वें साल तक इंसान की नशोनुमा होती है। ये इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं आपको, जो CTB में भी जो है तो दिए गए हैं। उम्र के 40 साल के बाद इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है। इंसान की तरह नबातात में भी ज़माने के साथ तब्दीलियाँ होती हैं। मिट्टी में बीज की आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा होती है। बीज की उपज के बाद से नबातात के बढ़ने तक मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। नबातात की भी ऊंचाई और ताकत बढ़ती है। इंसान हो या नबातात, उनका एक दिन ख़ात्मा हो जाता है। नेक्स्ट है, इसे हमेशा जहन में रखें कि सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और पाबंदी से वर्जिश ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा लिबास। तो हमारा लिबास जो है तो किस तरीके से होना चाहिए, इस बात की वजाहत इस मौसम जो है तो इसमें की गई है, सबक में की गई है। तो यहाँ पर क्या तुम्हें मालूम है, ये वाला टॉपिक हम देखेंगे। तो हवा में होने वाली तब्दीली के सबब एक साल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उसे मौसम कहते हैं। ये मौसम है गर्मा, बारिश और सरमा। हर मौसम आमतौर पर 4 महीनों का होता है, एक के बाद दूसरा। इस तरह मौसम लगातार आते रहते हैं, उसे मौसमों का चक्कर कहा जाता है। और मौसम के मुताबिक फितरत और माहौल में तब्दीली होती है। इसे जो है तो हमें हमेशा जहन में रखना है, कम से कम TT के इम्तिहान तक। उसके बाद नहीं भी रखे तो चल जाएगा। इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर मौसमों का
गहरा असर पड़ता है। हम हर मौसम के मुताबिक अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अपने खाने में भी तब्दीली करते हैं। खेती और दूसरे पेशों में भी मौसम का असर पड़ता है। फितरत में मौसम से कई तब्दीलियाँ होती रहती है। बेहतर ये है कि इंसान उन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाले। हमने क्या सीखा? तो मौसम के मुताबिक लिबास में तब्दीली करना पड़ती है और पसंद, पेशे और रस्म और रिवाज के मुताबिक कपड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक रहेगा आसपास होने वाली तब्दीलियाँ। इसमें हम ये देखेंगे, क्या तुम्हें मालूम है? जहाँ फितरी माहौल खूबसूरत हो वहाँ लोग ख़ास तौर से सूरज गुरूब होने का मंज़र देखने जाते हैं। ज़िला सतारा का महाबलेश्वर सर्द मकाम के तौर पर मशहूर है। यहाँ की एक जगह जो गुरूब आफ़ताब देखने की जगह कहते हैं, जिसे वहाँ से सूरज के डूबने का मंज़र बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। महाबलेश्वर जाने वाले सयाह ख़ास तौर पर इस मकाम पर जाते हैं और गुरूब आफ़ताब के दीदा से मंज़र का लुत्फ़ उठाते हैं। इस तरीके से जो तो यहाँ पर जो तो बतलाया गया है। सुबह से रात तक, रात ख़त्म होने का एहसास परिंदों को होता है। बहुत सुबह से ही उनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है। अगर कहीं करीब मुर्गा हो तो उसकी बांग सुना देती है। परिंदे घोंसले से बाहर आते हैं, झुंड में उड़ने लगते हैं। इनकी ग़िज़ा की तलाश शुरू हो जाती है। नया लफ्ज़ जो तो हम देखेंगे, जुगाली। कुछ हैवानात पेट भरने तक चरते हैं, इसके बाद थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा मुंह में लाकर चबाते हैं। ये चबाई हुई ग़िज़ा दोबारा निगलते हैं। इस अमल को जुगाली कहते हैं। जुगाली करने से उन हैवानात में ग़िज़ा ठीक तरह हज़म हो जाती है। गाय भैंस वगैरह जुगाली करते हैं। उसके बाद है शबगिर्द और शबबेदार। कुछ जानदार दिन भर आराम करते हैं और रात को ग़िज़ा की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसे जानदार शबगिर्द या शबबेदार कहलाते हैं। रात रानी, उल्लू, चमगादड़ वगैरह यहाँ पर दिया गया है। हमने क्या सीखा? सूरज निकलते ही उजाला होता है यानी दिन निकलता है। उसके बाद सूरज डूबते अंधेरा होता है यानी रात हो जाती है। सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूबता है। सुबह साए मगरिब की जानिब होते हैं और लंबे होते हैं। सूरज सर पर आते ही साए बहुत छोटे हो जाते हैं। शाम में साए दोबारा लंबे होते हैं और मशरिक़ की जानिब होते हैं। जानदारों की ज़िंदगी दिन और रात से जुड़ी होती है। चाँद की शक्ल और निकलने का वक्त रोज़ाना बदलता है। चाँद की जो नई नई शक्लें नज़र आती है उन्हें चाँद की शक्लें कहते हैं, जिसे अश्काले कमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस दिन चाँद गोल नज़र आता है उस दिन को पूनम कहते हैं और जिस दिन चाँद आसमान में नज़र नहीं आता उस दिन को अमावस यानी अमावस का दिन कहते हैं। इसे हमेशा ज़हन में रखिए। तमाम जानदारों की ज़िंदगी दिन और रात के चक्कर से जुड़ी हुई है, इसलिए तयशुदा वक्त पर काम करना चाहिए। लास्ट टॉपिक इस जो तो सबक का रहेगा, इस किताब का रहेगा तीसरी से चौथी जमात में जाते हुए। तो यहाँ पर माहौल का ख्याल वगैरह जो तो दिया गया है। हम डायरेक्टली आते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ? उसके बाद है भारत के ताल्लुक़ से जो तो इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। हमारा मुल्क आज़ाद है, इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें सोचने की आज़ादी है। बड़े होने पर हमको क्या सीखना है ये हम तय कर सकते हैं। हम अपना कारोबार चुन सकते हैं। हमारे मुल्क के तमाम शहरियों को मसावी हुकूक हासिल है। आज़ादी का मतलब हरगिज़ नहीं कि हम जैसा चाहे बर्ताव करें। कुदरत की तरफ देखो, कुदरत में सब उसूलों के मुताबिक होता है। चूंटियाँ कतार में चलती नज़र आती है, शहद की मक्खियाँ मुसलसल काम करती रहती हैं। हमें आज़ाद भारत के अच्छे
शहरी बनना चाहिए। इसके लिए हम में ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, इस्तिक़लाल, नज़्म व ज़ब्त होना ज़रूरी है। बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतें बड़े होने पर बहुत काम आती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है तो यहाँ पर ये किताब मुकम्मल हुई है और नेक्स्ट हम देखेंगे 4th स्टैंडर्ड की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की किताब जो है तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और उसको भी इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर में उसका भी मतलब एंड कर देंगे उसे। और इस तरीके से 5वीं और इस तरीके से जो तो 6ठी 7वीं इस तरीके से हम जाएंगे। और सबसे पहले तो हम 5वीं तक के जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या टीटी की तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much indeed for your cooperation, and have a nice day.